इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ ज़रूरी स्रोत हैं जो दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर बात करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि अदालत ने एक दिशा तो दी है, पर शायद कुछ अहम सवालों को बिना जवाब के छोड़ दिया है। जी बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो स्रोत ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, जिन आवारा कुत्तों की नसबंदी स्टरलाइजेशन हो गई है, उन्हें सड़कों पर वापस छोड़ा जा सकता है। ये अपने आप में एक अहम बात है। हाँ, ये तो है। पर कहानी यही नहीं रुकती। एक बड़ा सवाल जो स्रोत उठा रहे हैं वो ये कि भाई, अगर कोई कुत्ता आक्रामक निकले या ऐसा शक हो कि उसे रेबीज है, तब क्या? इस पर फैसला जैसे चुप है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझें। है नहीं। इसमें कई सारे अहम मुद्दे जुड़े हैं, जैसे जानवरों के लिए हमारी सोच, शहरों में हम सबकी सुरक्षा, फिर ये आवारा जानवरों की बढ़ती आबादी का क्या करें, और इन सब के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बने। तो देखना ये होगा कि ये फैसला इस संतुलन को साधने में कहाँ तक जाता है या कहाँ पर ये उलझने और बढ़ा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं फैसले के उस हिस्से से जो सबसे साफ है। स्रोत यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नसबंदी वाले आवारा कुत्ते अपने इलाके में वापस छोड़े जा सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझे कि अब फोकस कुत्तों को हटाने पर नहीं, बल्कि नसबंदी से उनकी आबादी कंट्रोल करने पर है? हाँ, मोटे तौर पर तो यही दिशा दिख रही है। देखिए, शहरों में आवारा कुत्तों की आबादी का मैनेजमेंट जो है, वो हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। उनको पूरी तरह से हटा देना या कहीं और ले जाना, वो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है और शायद इकोलॉजी के लिहाज से भी सही ना हो। ये कुत्ते भी तो अब हमारे शहरी माहौल का हिस्सा हैं। अच्छा। हाँ, तो नसबंदी करके वापस छोड़ने की इजाज़त देना, जिसे दुनिया भर में टीएनआर कहते हैं, ट्रैप न्यूटर रिटर्न, ये एक तरह से इस सच्चाई को मानना है। अच्छा, ये टीएनआर वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, और जगहों पर भी ये होता है। जी हाँ, टीएनआर का तरीका कई देशों में, कई शहरों में अपनाया गया है। और स्रोत क्या कहते हैं, ये कितना कामयाब रहा है? स्रोत सीधे तौर पर कोई सक्सेस रेट का आंकड़ा तो नहीं देते, पर यह तरीका इस सोच पर आधारित है कि अगर कुत्तों की नसबंदी हो जाए तो उनकी आबादी वो धीरे धीरे खुद ही स्थिर हो जाएगी या कम भी हो सकती है। और एक बात और मानी जाती है कि नसबंदी के बाद कुत्ते शायद थोड़े कम आक्रामक भी हो जाते हैं। और ये तरीका जो है वो जानवरों को कहीं बंद करने या मारने जैसे तरीकों से ज्यादा ह्यूमेन माना जाता है, ज्यादा मानवीय है। जो पशु कल्याण समूह हैं वो अक्सर इसी की वकालत करते हैं। उनका तर्क होता है कि भाई, इन जानवरों को भी जीने का हक है, और अगर हम उनकी आबादी कंट्रोल कर सकते हैं तो उन्हें उनके जाने पहचाने माहौल में रहने देना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है। एक मानवीय पहलू भी है और आबादी नियंत्रण का तर्क भी मजबूत लगता है। लेकिन यहीं पर सिक्के का दूसरा पहलू आता है, लोगों की सुरक्षा। क्या नसबंदी इस बात की गारंटी है कि कुत्ता कभी काटेगा नहीं या आक्रामक नहीं होगा? शायद नहीं। और यहीं पर फैसले की वो चुप्पी है, वो खलती है, जिसके बारे में स्रोत इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होना शुरू होता है। फैसला ये तो कह देता है कि चलो, नसबंदी वाले कुत्ते वापस छोड़ दो, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन कुत्तों के बारे में क्या, जिनके बारे में लगता है कि वो आक्रामक हैं या जिन पर रेबीज का शक है। हाँ। उनकी पहचान कैसे होगी? कौन करेगा पहचान? फिर क्या प्रक्रिया होगी? उन्हें कहाँ रखा जाएगा? ये सब सवाल, इनका जवाब नहीं है फैसले में। ये एक बहुत बड़ा गैप है। और ये आक्रामक शब्द, ये अपने आप में कितना गोलमोल है। क्या स्रोत इस पर कुछ बताते हैं कि आक्रामकता को डिफाइन कैसे किया जाए? क्योंकि हो सकता है जो मेरे लिए सिर्फ भौंकना है, वो किसी और के लिए, खासकर किसी बच्चे के लिए, डरावना हो, खतरा हो। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और स्रोत भी इसी कंफ्यूजन की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, आक्रामक की कोई एक तयशुदा कानूनी परिभाषा इस कॉन्टेक्स्ट में है नहीं। क्या एक बार किसी पर गुर्रा देना आक्रामकता है, या किसी के पीछे दौड़ना, या फिर जब तक कोई काट ना ले तब तक इंतजार करना है? इस पर क्लैरिटी ना होने का सीधा मतलब ये है कि जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारी या फिर आम नागरिक भी, उनके लिए ये तय करना बहुत मुश्किल होगा कि कब एक्शन लेना है और कब नहीं। और इससे
मनमानी की गुंजाइश भी बनती है और कंफ्यूजन तो होता ही है। सोच कर ही अजीब लग रहा है। मतलब एक तरफ कोर्ट का ऑर्डर है कि कुत्ते वापस छोड़ो, नसबंदी वाले, दूसरी तरफ ये नहीं बताया कि जो खतरनाक लग रहा है उसका क्या करें। ये तो जमीन पर काम करने वालों के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई। बिल्कुल। आप सोचिए, एक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है RWA, उनके पास शिकायतें आ रही हैं कि फलाना कुत्ता बच्चों के पीछे भागता है। हाँ अब वो क्या करें? हाँ, क्या करेंगे? नगर निगम को बुलाएंगे? अच्छा, हाँ। नगर निगम वाले आकर क्या करेंगे? अगर वो कुत्ते को ले जाते हैं तो क्या वो कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा रहे हैं? और अगर नहीं ले जाते? और अगर नहीं ले जाते और खुदा ना खास्ता कल को वो कुत्ता किसी को काट लेता है, हाँ तो जिम्मेदार कौन? ये जिम्मेदारी का सवाल भी, जैसा स्रोत बता रहे हैं, वो पूरी तरह हवा में है। हाँ, ये जिम्मेदारी वाली बात तो और भी डरावनी है। जिम्मेदारी किसकी होगी? नगर निगम की, RWA की, या उन लोगों की जो उन कुत्तों को शायद रोज खाना खिलाते हैं? अगर कुछ हो गया तो उंगली किस पर उठेगी? इस पर कोई क्लैरिटी ना होना तो लगता है आपसी झगड़ों को और बढ़ाएगा। सही कहा आपने। और ये झगड़े सिर्फ इंसानों के बीच ही नहीं होंगे, बल्कि इंसान और जानवर के बीच जो संघर्ष है उसको भी बढ़ा सकते हैं। जब लोगों को लगता है ना कि सिस्टम उनकी सुरक्षा को लेकर सीरियस नहीं है या कोई साफ रास्ता ही नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। बिल्कुल। ऐसे में कुछ लोग शायद खुद ही अपने तरीके से निपटने की कोशिश करें, जो जानवरों के लिए भी गलत है और समाज के लिए भी। इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि आक्रामक या बीमार कुत्तों से निपटने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP का होना कितना जरूरी है। SOP मतलब काम करने का एक तय तरीका? हाँ जी, बिल्कुल साफ साफ। बिल्कुल। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया हो कि भाई शिकायत मिली तो क्या करना है, कुत्ते के बर्ताव का मूल्यांकन कैसे होगा, कौन करेगा, शायद कोई एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट। अगर कुत्ता वाकई आक्रामक या बीमार पाया जाता है तो उसके मैनेजमेंट के क्या ऑप्शंस हैं और पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी। ऐसी SOP के बिना तो हर केस एक नई पहेली बन जाता है। और रेबीज का मामला, वो तो और भी सीरियस है। नसबंदी तो ठीक है, पर अगर किसी कुत्ते में रेबीज के लक्षण दिख रहे हैं तब तो फौरन एक्शन होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की देरी या कंफ्यूजन, वो तो सीधा पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। रेबीज ये 100% जानलेवा बीमारी है और भारत में आवारा कुत्तों से इसके फैलने का खतरा वो तो हमेशा रहता ही है। अगर फैसले में रेबीज सस्पेक्टेड कुत्तों के मैनेजमेंट पर क्लैरिटी नहीं है तो ये वाकई बहुत चिंता की बात है। हाँ, ऐसे मामलों में तो जरा सी भी ढिलाई या प्रोसेस में उलझन के भयानक नतीजे हो सकते हैं। इसके लिए तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस और तुरंत एक्शन वाली एक क्लियर कट पॉलिसी होनी ही चाहिए। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ कर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नसबंदी के जरिए आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने का एक रास्ता तो सुझाया है, जो शायद ज्यादा मानवीय भी है और प्रैक्टिकल भी। लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए अगर कोई कांटा आ जाए, मतलब कोई आक्रामक कुत्ता या कोई गड्ढा आ जाए जैसे रेबीज वाला कुत्ता, तो उससे कैसे बचना है या निपटना है, इसका नक्शा देना शायद वो भूल गए। क्या स्रोत इस पर कुछ अंदाजा लगाते हैं कि कोर्ट ने यह हिस्सा अधूरा क्यों छोड़ा होगा? क्या ये मामला इतना पेचीदा था कि कोर्ट ने सोचा कि चलो इसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ देते हैं? स्रोत सीधे तौर पर कोर्ट की मंशा पर तो कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हाँ, ये मुमकिन है कि अदालत ने एक पॉलिसी डायरेक्शन दे दिया हो और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो बारीकियां हैं, जैसे आक्रामकता को डिफाइन करना या SOP बनाना, वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज यानी सरकार या नगर निगमों के लिए छोड़ दिया हो। कई बार ऐसा होता है कि अदालत एक बड़ा सिद्धांत तय कर देती हैं और उम्मीद करती हैं कि जो संबंधित एजेंसियां हैं वो डिटेल्ड नियम बनाएंगी। अच्छा। लेकिन जब तक वो नियम नहीं बनते तब तक जमीन पर एक वैक्यूम, एक खालीपन बना रहता है। ये भी हो सकता है कि इस मुद्दे की जो जटिलता है और इसमें जो अलग अलग हित जुड़े हैं, जैसे पशु प्रेमी हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा चाहने वाले निवासी हैं, उनको देखते हुए कोर्ट ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की हो, लेकिन वो बैलेंस शायद पूरी तरह सध नहीं पाया। ये संतुलन शब्द बार बार आ रहा है हमारी बातचीत में। लग रहा है पूरा मामला इसी नाजुक संतुलन को साधने का है, जानवरों के प्रति करुणा और इंसानों की सुरक्षा के बीच। लेकिन फिलहाल ये संतुलन बनता हुआ दिख नहीं रहा। हाँ, कह सकते हैं कि तराजू का एक पड़ला यानी नसबंदी वाले कुत्तों को रहने देना, वो तो साफ कर दिया गया है, लेकिन दूसरा पड़ला यानी जो कुत्ते प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे हो, वो अभी भी धुंधला है। और जब तक ये स्पष्टता नहीं आती तब तक इस फैसले का जो पूरा मकसद है वो शायद हासिल ना हो पाए। ये स्थिति सिर्फ प्रशासन के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि पशु कल्याण समूहों और आम नागरिकों के लिए भी एक मुश्किल सिचुएशन है। सबको मिलकर कोई प्रैक्टिकल और मानवीय हल खोजने होंगे।
तो कुल मिलाकर हमने आज के स्रोतों से क्या समझा? सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर के लिए जो फैसला आया है, वो आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए नसबंदी और उन्हें वापस उनके इलाके में छोड़ने यानी टीएनआर के तरीके को मान्यता देता है। इसे पशु कल्याण की दिशा में एक कदम कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत इस बात को बहुत जोर देकर उठाते हैं कि ये फैसला उन कुत्तों से निपटने के बारे में चुप है जो आक्रामक हैं या जिन पर रेबीज का शक है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो एक इरादा तो दिखता है कि भाई मानवीय तरीके से आबादी कंट्रोल हो, लेकिन उस इरादे को जमीन पर उतारने के लिए जो क्लैरिटी चाहिए, जो प्रोसेस चाहिए, खासकर मुश्किल केसेस से निपटने के लिए, वो गायब है। और ये अधूरी तस्वीर, ये जमीनी स्तर पर कंफ्यूजन, झगड़ों की आशंका और जिम्मेदारी तय करने में मुश्किल पैदा कर सकती है। ये फैसला एक जरूरी बातचीत की शुरुआत तो करता है, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अभी और काम बाकी है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब तक अदालतों या प्रशासन की तरफ से इन आक्रामक या बीमार कुत्तों से निपटने के लिए और साफ गाइडलाइंस नहीं आ जाती, तब तक लोकल लेवल पर, मतलब हमारे अपने मोहल्लों में, कॉलोनियों में, सोसाइटियों में, हम जानवरों के प्रति करुणा और समुदाय की सुरक्षा के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने के लिए खुद क्या कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या? जैसे जागरूकता फैलाना, या जो लोग आवारा पशुओं को खाना खिलाते हैं उनके लिए कुछ जिम्मेदार नियम बनाना, या फिर लोकल अधिकारियों के साथ मिलकर कोई अस्थायी व्यवस्था बनाना। क्या ये कुछ समाधान हो सकते हैं? इस पर विचार करना